नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। दिवाली के बाद से हवा में जहर घुला हुआ है और AQI ज्यादातर इलाकों में 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। बुधवार 29 अक्टूबर सुबह भी हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। लोगों को सांस लेने में अभी भी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन ने एहतियाती ग्रेड 2 के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। नॉन BS6 गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी वेरी पुअर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 53 वर्षों बाद कृत्रिम बारिश का परीक्षण किया। इस प्रयोग में भारत मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों ने सहयोग किया, लेकिन दिल्ली में बारिश के कोई संकेत दर्ज नहीं हुए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने कल सुबह से सभी मीडिया चैनल्स पर चलवाया कि आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली में बारिश होगी। बुराड़ी, मयूर विहार, करोल बाग में बारिश होनी थी। हमने इलाके के विधायक, पार्षद और लोगों से पूछा, बारिश हुई या करोड़ों रुपए बर्बाद हुए? छठ पर फेक यमुना दिखाने के लिए अलग से घाट बनाने के मामले में भी बीजेपी सरकार घिर चुकी है। कहा गया कि मोदी छठ के लिए आएंगे, लेकिन मुद्दा बड़ा होते देख कहा गया कि मोदी ने प्लान रद्द कर दिया। वहीं सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में सरकार तो बना ली, पर बदनामी इतनी ज्यादा हो रही है, कहीं केंद्र सरकार ही ना गिर जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नाम पर है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का एक विजन दस्तावेज है। महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले आदि दल शामिल हैं। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र की सबसे खास बात इसका नाम है। महागठबंधन ने जहां तेजस्वी को CM चेहरा घोषित किया, वहां घोषणा पत्र का नाम मार्केटिंग के लिहाज से उनके नाम पर ही रखा गया। आमतौर पर मोदी की गारंटी या NDA की गारंटी राज्यों के चुनाव में गूंजती है, लेकिन महागठबंधन ने इसे तेजस्वी के नाम से जारी कर NDA पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। बाकी घोषणा पत्र में वही बातें हैं जो महागठबंधन के नेता अभी तक कई बार दोहरा चुके हैं। कोई भी ऐसा वादा नहीं जो जुबानी किया गया हो और अब लिखित ना हो। भाकपा माले की वजह से इसमें मजदूरों, किसानों पर ज्यादा फोकस है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए हमारी कार्य योजना है। हम चाहते हैं कि NDA भी अपना CM चेहरा घोषित करे और अपनी योजनाओं के बारे में बता दें। यह घोषणा पत्र सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर केंद्रित है, जो NDA की जंगल राज वाली आलोचना का जवाब देने का प्रयास है। महागठबंधन का दावा है ये वादे यथार्थवादी हैं और बिहार की समस्याओं का समाधान करेंगे। NDA ने अपना घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर वहां चुप्पी छाई हुई है। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में है। ये 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। अब इस मामले में करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। इस पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से अपने गांव कुनार से वहां वोटर हूं और वहां पर मैं 2019 से वोटर हूं। बीच में जब 2 साल मैं कोलकाता था तो मैंने वोटर ID बनाया था। 2021 के बाद से मेरा वोटर ID करगहर का है। ये मुझे इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि SIR किया है। SIR के बाद भी मेरा नाम यहीं पर है, तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो SIR करके क्यों सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से देखा और खुद से जांचा। एपिक नंबर के आधार पर कुनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर झूठा नोटिस जारी करेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विधि स्नातक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कानून स्नातक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि बाबरी मस्जिद एक दिन फिर से बनाई जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि उन्होंने पोस्ट देखी। पीठ याचिकाकर्ता मोहम्मद फैयाज मंसूरी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर 5 अगस्त 2020 को ये फेसबुक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें लिखा गया था, बाबरी मस्जिद का एक दिन पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिस तरह तुर्की में सोफियान मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया था।
भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट 24 अक्टूबर को अधिकारी के खिलाफ 15 मामलों में एफआईआर रद्द कर दी है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ यह एफआईआर साल 2021 से 2020 के बीच ही दर्ज की गई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जय सेन गुप्ता ने मामले में पहले पारित अंतरिम आदेशों को भी रद्द कर दिया, जिसमें राज्य को कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया गया था। प्रभावी रूप से कोर्ट ने अब अधिकारी को उनके विरुद्ध दायर उनके आपराधिक मामलों के संबंध में राहत दी है तथा ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए उनके द्वारा 2 याचिकाओं को अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर इतने सारे मामले वर्तमान याचिकाकर्ता यानी भाजपा नेता अधिकारी के खिलाफ राजनीतिक निष्ठा बदलने के बाद शुरू किए जा सकते हैं, तो ये सोचने में कोई हर्ज नहीं कि क्या याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन राज्य ने उसके निष्ठा बदलने से पहले उसके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया। इसलिए ये अटकलें लगाई जा सकती हैं कि क्या राज्य पुलिस जानबूझकर किसी पुराने अपराध को नजरअंदाज कर रही थी, या ये सच है कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए इन मामलों में झूठा फंसाया गया था। चक्रवाती तूफान मोन्था ने मंगलवार की रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच दक्षिण में काकीनाडा को पार कर लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अब ये थोड़ा कमजोर पड़ गया है। ये भीषण चक्रवाती तूफान मंगलवार शाम 7 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जमीन से टकराया था। ये तूफान मंगलवार शाम तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश लेकर आया। सोमवार को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद बारिश की गतिविधि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों की ओर बढ़ गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया। ट्रंप दक्षिण कोरिया के रास्ते में हैं, वो वहां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और टेक कंपनी अमेज़न ने एक बार फिर बड़ी छटनी की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब 30,000 ऑफिस कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। ये छटनी 28 अक्टूबर से शुरू होगी और ये अमेज़न के दफ्तरों में काम करने वाले लगभग 10% कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वेयरहाउस और डिलीवरी स्टाफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जो कंपनी के करीब 1.5 मिलियन कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा है। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने हाल ही में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य बदलने वाला है और इससे कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। लेकिन इसी एआई निवेश के चलते अब कंपनी खर्चों में कटौती कर रही है। अमेज़न ने इस रिपोर्ट पर आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी छटनी है और एआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हो रही है। कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ अमेज़न की नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री की कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में टेक सेक्टर में 98,000 से ज़्यादा जॉब्स कट चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एआई ने अमेज़न को खा लिया, 30,000 नौकरियां गईं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.